नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मेयर मैराथन। एक ऐसा मंच जहां वादे नहीं बल्कि सवाल दौड़ेंगे, जहां राजनीति नहीं बल्कि जनता की जरूरतें सामने होंगी। धनबाद आज मेयर चुनाव के मोड़ पर खड़ा है। सड़कों से लेकर नालियों तक, पानी से लेकर प्रदूषण तक, रोजगार से लेकर जवाबदेही तक, हर मुद्दा आज जवाब मांग रहा है। आज इस मंच पर मौजूद हैं मेयर पद के वो उम्मीदवार जो आपके शहर को चलाने की जिम्मेदारी चाहते हैं। यह कोई प्रचार मंच नहीं है, यह जनता का मंच है। यहाँ सवाल होंगे सीधे, जवाब होंगे साफ और कसौटी होगी सिर्फ एक, धनबाद की जनता। मेयर मैराथन में हर उम्मीदवार को मिलेगा बराबर मौका और जनता को मिलेगा पूरा हक सच जानने का, तुलना करने का और फैसला करने का। तो आइए इस लोकतांत्रिक दौड़ की शुरुआत करते हैं, जहां जीत उसी की होगी जो भरोसा जीत पाएगा। मेयर मैराथन के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता धनबाद मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार। तो हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मेयर मैराथन की ये जो दौड़ है, इसमें ये क्या कुछ मुद्दे लेकर निकले हैं और क्या कुछ वादे लेकर ये निकले हैं धनबाद की जनता के लिए। तो मेयर मैराथन की दौड़ में शामिल हुए हैं उम्मीदवार प्रकाश कुमार। ये हमारे साथ सीधे संवाद करेंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि कोई भी चुनाव आती है तो सबसे पहले जो भरोसा होता है और जो उम्मीद होती है वो आम वोटर्स की होती है और उन्हीं उम्मीदों पर ये जो प्रत्याशी होते हैं वो खड़े उतरते हैं और साथ ही साथ आने वाले जो 5 साल होते हैं उसमें अपनी जो दावेदारी है वो पेश करते हैं और अपना जो कार्यकाल होता है उसे बड़े ही अच्छे तौर से निभाने का वादा करते हैं। तो प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपने धनबाद मेयर चुनाव के लिए JLKM की ओर से उम्मीदवारी स्वीकार की है, तो यह फैसला आपने क्यों लिया और इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले प्रिया जी, आपको गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट इंटरव्यू इस सारा करने के लिए एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ मिरर मीडिया जिन्होंने मेरे जो व्यूज़ हैं उसको जनता तक पहुंचाने में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और रैदर दिस इज़ बेसिकली हर किसी के लिए ये हो रहा होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि JLKM की उम्मीदवारी क्यों एक्सेप्ट की एंड हम क्या प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। तो JLKM टीम, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के नाम में ही लोकतांत्रिक है जी। तो हम लोग लोकतंत्र सबसे पहला जो मोटो है हमारा वो है लोकतांत्रिक रहना और लोकतंत्र के साथ डील करना जी। अब ये था कि क्योंकि मेयर एक ऐसा पद है धनबाद के अंदर या धनबाद शहर का जो बहुत सारे विधानसभाओं को भी टच करता है, चाहे वो धनबाद है, कुछ झरिया है, कुछ जैसे बागमारा है, ये सारे विधानसभाओं को टच करता है। इसका एरिया क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और स्कोप बहुत है। स्कोप इन द सेंस डेवलपमेंट का स्कोप, जैसे जो प्रायोरिटीज़ होती हैं लोगों की, चाहे वाटर सप्लाई हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सारे इस नगर निगम क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो JLKM एज पार्टी उन्होंने अपने कुछ क्राइटेरिया रखे थे कि हमारा कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, उसके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है बेसिकली, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर मेयर का, तो उसी स्क्रीनिंग कमेटी में से निकल के फिल्टर होकर मेरा नाम आया था। तो फिर हमारे माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने भी पूछा था कि क्या आप तैयार हैं इस पद के लिए या इस चुनौती के लिए, इस इलेक्शन के लिए, और अगर ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। तो अल्टीमेटली मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड था ही, बट एक बार उनका सपोर्ट मिलने के बाद वो डबल एश्योरेंस एंड डबल कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया एंड आई सेड यस कि हाँ ये करना है जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि JLKM नेतृत्व में आपको मेयर पद का उम्मीदवार क्यों चुना गया? जैसा कि आप बता रहे थे कि जयराम जी ने आपको बताया कि आप रेडी हैं या नहीं, तो क्यों आखिर चुना गया? क्या कुछ लगा आपको इसमें, क्या ज़ील नज़र आया? ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी है हमारे JLKM के अंदर, जैसे हमने कहा हम लोकतांत्रिक हैं तो यहाँ फैसले भी उसी तरीके से होते हैं। तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने अपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर रखे थे कि हमारे मैं एक पुराने एग्जाम्पल पे चलता हूँ। जैसे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, लेट्स से रेलवेज का या किसी भी तरह का, तो आपको उस पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो
वैसे तो पॉलिटिक्स में या इसमें वैसा कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है, बट पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम इसमें कुछ तो फिल्ट्रेशन लगाते हैं ताकि हम एक कैंडिडेट को ढूंढ के निकाल पाएं। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने फिल्टर्स लगाए थे जिसमें मैं फिल्टर होकर बाहर आ पाया, तो वैसे ही सेलेक्ट किया गया था। तो आपकी कौन सी खूबियां या अनुभव जो है इस जिम्मेदारी के लिए आपको अनुकूल बनाती है और उपयुक्त बनाती हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, नगर निगम के अंदर जो बेसिकली एक मेयर का या फिर एक नगर निगम का जो कार्य होता है उसमें होती है कि आपके सड़क, आपकी नालियाँ, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शहर के अंदर, वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का रख रखाव, बिजली व्यवस्था से लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल, उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, आपके जगह पे वेंडिंग जोन्स, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये नगर निगम का होता है। आपके सड़कों का रख रखाव सारा कुछ नगर निगम का होता है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, अब समझिए कि कोई एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट हो, तो मेरा क्वालिफिकेशन ही सिविल इंजीनियरिंग, डिग्री भी मेरी सिविल इंजीनियरिंग की है और मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ NIT पटना से, और मेरा मास्टर्स डिग्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में है। मतलब शहरी विकास और शहरी ट्रांसपोर्टेशन में मेरा मास्टर्स डिग्री है और वो मैंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से किया है। और इस मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करने के लिए मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट का चीवनिंग स्कॉलरशिप मिला था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीवनिंग स्कॉलरशिप कितना रेप्यूटेड है। जैसे नीति आयोग के चेयरमैन थे अमिताभ कांत जी, जो इस टाइम G20 शेरपा हैं, तो वो चीवनिंग अलुमनाई हैं। हमारे पूर्व रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो चीवनिंग अलुमनाई हैं। ऐसे हमारे देश में कई जो एम्बेसडर्स हैं हमारे कंट्री के, वो चीवनिंग अलुमनाई हैं। नीतीश मिश्रा जी बिहार गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, वो चीवनिंग अलुमनाई हैं। रैदर हमारे झारखंड सरकार में कुछ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हैं जो चीवनिंग अलुमनाई हैं। तो ये अपने आप एक बहुत रेप्यूटेड स्कॉलरशिप है और मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था। टोटल 42 लाख का अमाउंट था जो मुझे 1 साल के लिए मिला था वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो एक तो क्वालिफिकेशन हो गया। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हैं कि 20 ईयर्स से मैं अर्बन डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। मैंने मेट्रो रेलवेज के प्लानिंग में, अर्बन बस सिस्टम के प्लानिंग में, अर्बन डेवलपमेंट मीन्स अर्बन इंटीग्रेशन के प्लानिंग में, कि अगर आपका कहीं पे कोई मेट्रो स्टेशन बन रहा हो, अगर कोई बस स्टेशन बन रहा हो, तो उसको आप लोकल कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमारा बस स्टैंड वहाँ पे, वहाँ पहुँचना कैसे है। तो ये सब प्लानिंग, डेवलपमेंट, ये सारा मैंने काम पहले से किया हुआ है। और जैसे रोड्स की कनेक्टिविटी होती है, फुटपाथ की कंटिन्यूटी होती है, तो ये मेरा अनुभव ही इसी क्षेत्र में रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में जब मैं काम कर रहा था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वापस हमेशा धनबाद आके लगता था कि आखिर हमारा धनबाद में ये डेवलपमेंट, इस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही है और मैं यहाँ के लिए क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा समझने के बाद ऐसा लगा कि जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, नॉर्मली सारे पॉलिटिकल पोस्ट, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग बैठे हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मीडिया फील्ड से जुड़ी हैं, तो जब आप कभी भी अकेले बैठती होंगी या बाहर जाती होंगी, ट्रैवल करती होंगी, तो शायद आपके माइंड में न्यूज़ चलता होगा, कुछ घटना हुआ तो आपके माइंड में ये आता होगा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए न्यूज़ बन सकता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं अर्बन प्लानर हूँ, तो मेरे माइंड में ये चलता है यहाँ ये कमी है, मैं इस कमी को सुधार सकता हूँ। जो बिजनेसमैन है उसके माइंड में ये चलेगा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं। तो आपको उस जगह पे किसको बिठाना है वो आपको सोचना है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप इंजीनियर माइंडेड हैं और आपकी जो प्लानिंग है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है ये कहाँ से आया? जैसे अभी प्रीवियसली उस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब टोटल 25 से ज़्यादा देशों में मैंने ट्रैवल किया है और इंडिया में 10-12 सिटीज़ में मेट्रो की प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मैंने की है। मैं लंदन में रहा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ। मैं मॉरिशस में 3 साल लाइट रेल सिस्टम मैंने इम्प्लीमेंट करवाया है वहाँ पे रह के, और नेपाल और ऐसे देशों में मैंने काम किया हुआ है। तो इतना सारे एक्सपीरियंस लेके जब मैं वापस आया यहाँ, तो मुझे लगा कि मुझे अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ तो वॉलंटियरली, मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं, ना मैंने किसी से, मुझे उसके लिए कोई पे मिलता है या कुछ भी, वॉलंटियरली मैंने ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के डीसी से मिला। बिल्कुल, उनको मैंने प्रपोजल बताए कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है या मेरा एक्सपीरियंस है बड़ा सूट करता है, ये कुछ सॉल्यूशंस है, अगर आप इम्प्लीमेंट करवा पाएँ तो ये काफ़ी हेल्प होगा इस सिटी के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने में। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका हूँ पहले, रघुवर दास जी हो या चंपाई सोरेन जी हो, तो उनसे मिलके मैंने उनको भी बताया कि मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में क्या स्टेजेस आते हैं,
चाहे आपको कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनवाने हो ताकि आप एक बड़े लेवल पे समझ सके कि इस पूरे शहर को ज़रूरत किस चीज़ की है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान से वो प्रपोजल निकल के आते हैं कि आपको कहाँ बस सिस्टम चलाना है, कहाँ रेलवे सिस्टम चलाना है, कहाँ पे आपको ऑटो और कहाँ प्राइवेट मोड्स को प्रायोरिटी देनी है। तो ये मैंने समझाया कि कौन से स्टेजेस में कितना समय लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। फिर उस रूट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में 1 साल 2 साल का वक्त लगता है। फिर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 8 महीने 10 महीने का समय लगता है। और क्या कॉस्ट आता है, जब कॉस्ट आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे बात की, उनको जाना बताया। लेकिन मुझे लगा कि इन सारे एफर्ट्स के बाद रिजल्ट ज़ीरो हो रहा था। कोई रिस्पांस उन लोगों की तरफ से, या फिर चाहे वो धनबाद डीसी हो या फिर जिन मंत्रियों से आप मिले या फिर चाहे सीएम हो, कोई खास रिस्पांस देखने को मिला? धनबाद डीसी की तरफ से ये रिस्पांस था कि चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पेपर छोड़ जाएं, मैं देख लूँगा। उसके बाद दोबारा जब दूसरे डीसी भी बाद में आए तो मैं उनसे भी मिला था, मतलब 2 साल पहले ही मैं मिला था। उस वक्त उनका ये कहना था कि अच्छा आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हम आपको सड़क सुरक्षा समिति में भी इंक्लूड करेंगे और आपके प्रपोजल इंक्लूड किए जाएंगे। बट उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज तक का था, मुझे लगता है, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे लगता है जब रघुवर दास जी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मतलब मुझसे सुनने के बाद फिर उन्होंने 1-to-1 बिठाया, फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने उनको यही चीज़ें कही थी कि जैसे अगर आप एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे झारखंड सरकार में, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारा काम करता है। अगर आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा विद इन गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट उस एजेंसी के अंदर आपको एक IAS इसलिए रखना है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स और फॉलोअप करवा सकते हैं, और एक नॉन IAS एक बॉडी हो जो वर्किंग लेवल पे काम करे। तो इसके बाद कुछ समय के बाद मैंने देखा कि शायद 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्मेशन हो गया। एग्जैक्टली वही हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में IAS थे, जो CEO थे वो नॉन IAS थे। मुझे लगता है कि शायद ये आइडिया वहाँ से, जो ब्रेन चाइल्ड है वो वहाँ से डेवलप हुआ होगा। मुझे उसका ना कोई क्रेडिट मिला और चाहिए भी नहीं। अगर ये आइडिया इम्प्लीमेंट हो गया, आई एम हैप्पी विद इट। तो ये चीज़ें मैंने देखा वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसलिए मुझे लगा कि जो पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठे हैं उनके पास ये अथॉरिटी है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग कर लिया, प्लानिंग कर लिया, सब कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू बी अ डिसीजन मेकर एंड गेट थिंग्स डन। इसलिए जब ये पॉलिटिकल पावर मेरे पास आ जाएगी तो मैं उस सारे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो आपकी जो उम्मीदवारी रहेगी उसके दावे आप कैसे साबित करेंगे ज़मीनी तौर पर? देखिए, इसके लिए हमने बहुत सेक्टरल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं। जैसे आप ये समझिए कि किसी भी एक आम इंसान की ज़िंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। ठीक है, जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आपको फ्रेश वाटर चाहिए, तो आपके घर तक पाइपलाइन की कनेक्टिविटी है या नहीं है, आपकी एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर गर्मी के दिन है या ठंडी के दिन है तो आपको गीज़र चाहिए होगा हॉट वाटर के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है या नहीं है। ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी नगर निगम के अंदर आता नहीं है, बट स्टिल अगर लगता है कहीं पे कि हमारे सप्लाई में गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग क्यों ना सोलर प्लांट्स लगवाएं नगर निगम की तरफ से और उस गैप को फिल करने की कोशिश करें। तो एक एस्पेक्ट वो है। फिर जब आप तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो बाहर निकलते ही अगर धनबाद में सरायडेला से बैंक मोड़ तक जाना हो तो मैं लिटरली बताता हूँ आधे लोगों के तो पसीने छूट जाते होंगे, और ट्रैवल टाइम में आप क्या बफर रखेंगे आपको पता नहीं है। अगर एक्चुअल में 15 मिनट का समय लगना चाहिए तो आप वहाँ 25 मिनट 40 मिनट 1 घंटे रखें, आपको ये पता नहीं है। तो जो ट्रैवल टाइम की रिलायबिलिटी है वो आपके पास नहीं है, और हर किसी का समय बहुत कीमती है आज के डेट में। तो आप ये चाहेंगे कि अगर मेरे पास आधा घंटा है तो उसका सदुपयोग हो, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चाहिए। अब उसके बाद वेदर प्रूफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। अब लेडीज़, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे ऑटो और टोटो से ट्रैवल करते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम लें, पर्सनल जो सक्षम है, जो कार से जा सकते हैं वो लोग जाते हैं, और टू व्हीलर में उतनी ही परेशानी है। देखिए, ऑटो, टोटो और इस तरह का ठीक है, उनकी अपनी जीविका चलती है, बट रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, ट्रैफिक कंजेशन कितना होता है, क्योंकि कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट नहीं है कि उनको रुकना कहाँ है, वो कहीं भी सड़क पर रुक जाएंगे। तो ये सब परेशानियों को दूर करने के लिए एक सिस्टम आना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये समझिए कि बहुत सारे, जब अब इवनिंग में लौट रहे हो या सड़कों पे कहीं आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं है। और हमारे झारखंड में तो 25 साल के बाद भी न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में ये चीज़ें आप देखते रहेंगे कि
लोगों के घरों तक प्रॉपर सड़क नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है। लोग प्रेग्नेंट वुमेन को या जो बहुत बूढ़े हैं या बीमार हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कंधों पे उठा के ले जाते हैं, अपनी खटिया का सहारा लेके जाते हैं। तो वहाँ तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, वहाँ तक सड़क पहुँचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और 25 साल झारखंड बनने के बाद भी ये चीज़ें नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाते, इसका सोल्यूशन क्या होगा ये भी हमारे पास रेडी है। आप चूंकि JLKM से आते हैं और JLKM जो है ये अपेक्षाकृत एक नई राजनीतिक ताकत मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है इसकी जड़ें जो हैं शहरी क्षेत्र में क्या मजबूत हैं, और क्या आपको लगता है कि धनबाद का जो मतदाता होगा वो इस विकल्प को लेकर आश्वस्त है और आप उनका भरोसा कैसे जीत पाएंगे? JLKM, आपने सही कहा कि JLKM एक राजनीतिक सोच के साथ में शुरू हुई, बट ये सत्ता वाली पार्टी एक नहीं है, ये समाधान प्रोवाइड करने वाली पार्टी है। अगर सत्ता पाने की वाली पार्टी होती तो आज शायद हमारे माननीय विधायक उप मुख्यमंत्री भी हो सकते थे। बहुत सारे ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ थे, बट वो एक अलग डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब देखिए कि जितनी भी समस्याएं उनके पास आती है, जनता दरबार हर दिन लगता है। जो समस्याएं आती है उनके समाधान के लिए पूरी टीम लगी रहती है। एक हमारा स्पेशल टीम इस तरह का गठित हुआ है जो डुमरी विधानसभा में स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लोग हैं। एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर जयदेव महतो का आपने नाम सुना होगा, तो वो हमारे उस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। हमारे मोतीलाल महतो जी का आपने नाम सुना है, वो जॉब रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसके लिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, नॉट ओनली अर्बन डेवलपमेंट बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उस वाले टीम को मैं लीड करता हूँ। तो इस तरीके से स्पेसिफिक टीम बनाई गई है कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी बड़े लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा था, किसी ने कहा था कि इफ़ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वेल, हाफ ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। अगर आपने समस्या को सही से समझ लिया, आधा सोल्यूशन वही मिल जाता है। तो हमारी पार्टी में वो क्षमता है कि हम लोग प्रॉब्लम भी समझते हैं और सोल्यूशन भी दे सकते हैं। अब चाहे वो शहरी समस्या हो चाहे ग्रामीण समस्या हो, आपका एल्गोरिदम वही रहता है। तो शहरी क्षेत्र में अगर प्रेजेंस की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी, जो हमें वोट प्रतिशत मिले थे, धनबाद में भी हम लोग नंबर 3 पे आए थे। जितने नंबर ऑफ वोट से 20,000 22,000 प्लस, ये शायद धनबाद के इतिहास में, मैं गलत हो भी सकता है मैं, और मतलब इतने ज़्यादा वोट्स थर्ड नंबर पोजीशन पे बहुत कम आते थे। तो धनबाद की जनता ने कम से कम इतना तो स्वीकारा है हमें, ठीक है। और दूसरे जगहों पे भी हम लोग कम से कम 16 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 2 पे रहे, और उसके बाद बाकी जगहों पे नंबर 3 पे उस तरीके से पोजीशन पे हम लोग आए हैं। तो शहर हो कहीं भी हो, लोग हमें एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि धनबाद की जनता सिर्फ एक पार्टी का टैग दे के इस बार वोट नहीं करने वाली है। वो एलिजिबिलिटी भी देखने वाली है, वो एक्सपीरियंस भी देखने वाली है, वो विजन भी देखने वाली है कि आखिर हमें जिताना किसे है, हमें उस पोस्ट पे, उस चेयर पे बिठाना किसे है। किसी बिजनेसमैन को बिठाना है, किसी पॉलिटिशियन को बिठाना है, या किसी विजनरी एक्सपीरियंस अर्बन प्लानर को बिठाना है। जी। तो अक्सर कहा जाता है कि नई पार्टियों की जो उम्मीदवारी होती है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपकी उम्मीदवारी सिर्फ प्रचार तक नहीं बल्कि समाधान पर आधारित होगी? जैसा कि आप अभी भी कह रहे थे कि इफ यू फाइंड अ प्रॉब्लम देन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन यू विल गेट दैट। तो किस तरह से आप ये प्रूव करना चाहेंगे धनबाद की जनता को कि कैसे आप पर लोग भरोसा करें? तो थोड़ा पीछे चलते हैं अब इस पे कि जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया, या जब से हमारी पार्टी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस में आई एज पॉलिटिकल पार्टी, तब से लेकर आज तक जो इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग है वो कम नहीं हुई जी। अगर हमने किसी मुद्दे को उठाया तो उसको वहां खत्म करने तक लेके गए हैं, हमेशा इस एस्पेक्ट रहा है। कई बार होता है कि इलेक्शन के टाइम पे सब बहुत एक्टिव होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डोरमेंट होते जाते हैं। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव खत्म होने के बाद 2024 नवंबर के बाद आज हम अब समझिए 2026 में आ चुके हैं। पूरे एक साल में अगर आप देखेंगे
तो जेल कैंप के पेज पे आपको हर दिन ऐसे पोस्ट्स मिलेंगे जहाँ पे हमारे जिला के, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हर समस्या को उसके सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर वो किसी अस्पताल किसी से रिलेटेड हो। तो इंटेंसिटी हमारी काम करने की बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। चाहे हमने भले एक ही सीट हमें मिला हो विधानसभा में, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में काम करने की जो लगन थी वो आज तक वही की वही है। तो आप इससे समझ सकते हैं, मेरा अपना भी, आप अगर मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई थी वो आज तक उसी इंटेंसिटी से चली आ रही हैं। तो मैं अश्योर करना चाहता हूं हर किसी को कि अगर चुनाव में आप मुझे किसी एक इंटेंसिटी से आज देख रहे हैं, तो अगर आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे या न दें, 1 साल बाद भी आप मुझे इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ काम करते हुए देखेंगे। तो प्रकाश जी, आप हमें ये बताएं कि आपने जिस समय मेयर पद की जो उम्मीदवारी चुनी है, ये काफ़ी अहम समय माना जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो समय है, इस समय नगर निगम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आप इस मौके को चुनौती के रूप में कैसे देखते हैं? मैं तो इस समय को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखता हूँ। आप ये समझिए कि 2015 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, 2020-21 तक उनका टेन्योर रहा। उसके बाद काइंड ऑफ बिना किसी मेयर, बिना किसी पार्षद के ये नगर निगम चल रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बिना पॉलिटिकल अथॉरिटी के भी ये सिस्टम चलता है, लेकिन उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। इसलिए ये टाइम, ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, ये चुनाव बहुत क्रिटिकल है, ताकि उन चीज़ों को पुश किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जब सोचना शुरू किया मैंने कि क्या क्या चीज़ें यहाँ इम्प्रूव की जा सकती है, तो मुझे लगा कि शायद हर दिन एक नया चैलेंज मेरे सामने आता है, और हर उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए और लोगों के लिए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इतना काम है करने को, और जब आपका इंटेंशन सिर्फ काम करना होता है, तो मुझे लगता है कि इस 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन कुछ न कुछ नया नहीं करके दिखाएंगे। जी, नली गली और सड़क से इतर अगर हम देखें तो क्या कुछ विशेष मुद्दे हो सकते हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है और नगर निगम फेल होती आई है विगत वर्षों से? देखिए, नली गली और सड़क ये सारे तो बिल्कुल शहरी सुविधाएं हैं ही हैं, जो बेसिक्स एमिनिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए जी। अब शहर ही सिर्फ चकाचौंध हो रही है हमारी, चाहे सरायडेला हो, बैंक मोड़ हो, सारा। अब थोड़ा सा नज़र सुदूर क्षेत्रों में भी देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी जगह पे सड़कें नहीं हैं जहां लोग एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं जा रही हैं। ऐसे हमारे हमारे नगर निगम के अंदर ऐसे भी क्षेत्र, ऐसे भी वार्ड हैं जहां पे पानी की इतनी सुविधा नहीं है कि लोग अपनी बागानबाड़ी कर सके, अपनी खेती प्रॉपरली कर सके। ऐसी जगह भी है वहां पे जहां पे बिजली प्रॉपर नहीं है, तो बच्चे शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं खेल सकते। तो शहर के अंदर तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली लेके आना ही आना है, वो तो कोई उसमें डाउट ही नहीं है, और चीज़ें बहुत है, उसे इम्प्रूव करना है। बट मेरा एक और फोकस, जो मेरा एक सेकेंड थॉट, जो मेरा एक प्राइमरी कंसर्न है, वो गांव की तरफ भी है, जो हमारे नगर निगम के सुदूर क्षेत्र हैं। वहाँ पे कम से कम सोलर पैनल वाले लाइट्स ऐसे हों जो बच्चे शाम को थोड़े लेट तक बाहर खेल पाएँ, ताकि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बाहर निकाला जा सके। जो आज मोबाइल की लत बच्चों में लग रही है, ये उनके लिए फैसिलिटी हो। हमारा धनबाद माइंस के लिए जाना जाता है, हमारे यहाँ कोयला खदानें बहुत है, चाहे वो ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो। देखिए, उन माइंस के अंदर जो बारिश का पानी है वो जमा हो रहा है लगातार, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली उस पानी का यूटिलाइज करना चाहूँगा। वहाँ पे या तो बेसिक संप बनाए जाएं, वाटर कंटेन करने के लिए संप बनाए जाएं, पंपिंग स्टेशन बनाए जाएं, और पंपिंग स्टेशन से उस हर क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाए जहां आज पानी की समस्या है। कम से कम वो पानी खेती के लिए तो यूज़ हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग और भी सॉल्यूशंस लेके आएंगे। और जहां अंडरग्राउंड माइंस है, तो ये एक तो हो गया पानी के लिए, ये हो गया बिजली के लिए। और आज के डेट में अगर हम देखेंगे, पूरे शहर में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, तो बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बहुत लिमिटेड है जी। अगर पार्क्स हैं तो पार्क्स में पेड़ है, वो टाइम पे ताला लग जाता है। तो हम एक हेल्दी सोसाइटी के तरफ जो कदम बढ़ना चाहिए वो बेसिकली पीछे होता जा रहा है। तो हमारा ये इंटेंशन है कि अगर हर वार्ड में ना हो पाए कम से कम, तो
ऐसे ऐसे जगह आइडेंटिफाई करके जो गांव से थोड़े आप अंदर जाए, गांव में बहुत खुली जगह होती है जहां जैसे शहर, धनबाद शहर के अंदर ही आप देख लीजिए, पहले कोहिनूर मैदान होता था, अब वो भी अवेलेबल नहीं रहता बच्चों के खेलने के लिए। मैं खुद वहां पे बचपन में खेलने जाया करता था। अच्छा। जो कोट मोड़ का एरिया आप कहते हैं, उसके पीछे जहां पार्किंग करते हैं वो मैदान अवेलेबल होता था, वहां बचपन में मैंने क्रिकेट खेला है। आज वो भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। गोल्फ ग्राउंड के अंदर आप वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पैसे चार्ज होते हैं और वहाँ पे भी खैर बच्चे खेल पाते हैं अभी, लेकिन कहने को इतनी सारी ग्राउंड्स और यही अवेलेबल हैं। तो प्लेग्राउंड्स की सुविधा, ये सारी चीज़ें हम आगे लेके आना चाहते हैं। और जी, धनबाद में देखा जाए तो पेयजल, स्वच्छता और रोजगार जैसे जो मुद्दे हैं ये सालों से बने हुए हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किन चीज़ों को सबसे पहले प्राथमिकता देने की ज़रूरत है? बतौर मेयर आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा शहर की सफाई। आज नगर निगम सफाई भी करता है, नगर निगम कचरा उठाव भी करता है, बट क्या आपको लगता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको कोई प्लास्टिक ना दिखे? तो ये जिम्मेदारी कि मैंने एक आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है सारा कचरा उठाना, क्या वो कंप्लीट हो रहा है? मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वहाँ हम सब फेल हैं। ये कलेक्टिव फेलियर है पूरे सिस्टम का। तो ये इंश्योर पहले करूँगा कि आपके आसपास वो प्लास्टिक, वो कचरा और इस तरह की चीज़ें न दिखें। और ये हर सिविलियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर टाइमिंग पे वो कचरा फेंके। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं लंदन में रहता था, वहाँ हमें टाइमिंग स्लॉट्स दिए हुए थे कि ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को आपके घर के पास से सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो भी गार्बेज कलेक्शन के लिए वैन्स आती हैं वो आएंगे, वो कलेक्ट करेंगे। उसमें भी आपको यूजेबल, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है वो सेग्रीगेट करके रखना होता था। अगर आप उसके आगे या पीछे कचरा वहाँ फेंकते हैं तो फिर वहाँ पेनल्टी दी जाती थी। इसलिए वो शहर इतने साफ है क्योंकि सिस्टमेटिक है और लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ लोगों को पता नहीं होता कि मेरे घर के बाहर वो वैन कब आने वाला है, तो लोग अपना कचरा, प्लास्टिक बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, फिर वो जानवर हो, मवेशी हो, कोई भी हो, फिर उसको फैला दिया जाता है। तो कहने को ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ये समस्या बहुत बड़ी है तब जब बारिश का पानी इन्हीं कचरों से आपका ड्रेन भर जाता है, ओवरफ्लो होता है और आपके घर के अंदर पानी घुसता है। ये सारे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं। बीमारियां इसी तरह के सड़े हुए कचरे इस तरीके से फैलता है। तो आपको लगता होगा कि मैं कचरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कचरा आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। आप बारिश का पानी आपके घर में घुसता है, बीमारी आपके घर तक पहुंचती है। तो एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन देने के बाद मैं मल्टीपल चीज़ों को रिजॉल्व करने वाला हूँ। ये टॉप प्रायोरिटी है। सेकेंड प्रायोरिटी में ये होगा कि हमारे यहाँ पे वॉकिंग फैसिलिटीज़ जो है, मुझे बहुत मन करता है कि मैं जगजीवन नगर से लेकर पुलिस लाइन तक पैदल आऊँ या साइकिल से आऊँ, लेकिन ना मेरे पास फुटपाथ है और ना मेरी सड़क इतनी सेफ है कि मैं साइकिल से आ सकूँ। तो कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी ऑफ फुटपाथ्स, ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ ताकि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और गाड़ियों को कम से कम यूज़ कर सकें। अदरवाइज मुझे अपना 4 व्हीलर लेकर सरायडेला से पुलिस लाइन आने में परेशानी है, ट्रैफिक की भी परेशानी है, पार्किंग की भी परेशानी है। तो अगर कंटिन्यूस फुटपाथ हो जाएंगे, उसी फुटपाथ पे अगर एक छोटा सा साइकिल ट्रैक भी हो जाए तो आप उसको यूज़ करके हेल्दी भी रह सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। तो ये एक और प्रायोरिटी है हमारी। विलेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जी। और दूसरा है, और उसके बाद एक और प्रायोरिटी आइटम है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स्ड हैं जी। इनकम टैक्स को आप देख लीजिए, जीएसटी को देख लीजिए, सर्विसेज पे तो टैक्स ही है। आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपको टोल पे करना पड़ता है, कहीं कार को पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पार्किंग फीस पे करनी पड़ती है। तो आप जो पैसे अर्न कर रहे हैं उस पर भी टैक्स है, जो खर्च कर रहे हैं उस पर भी टैक्स है। मतलब टैक्स के नाम से ऐसा होता है कि लोगों को बर्डन कर दिया गया, यहाँ पे सब परेशान है। तो एज अ मेयर मेरे पास ये अथॉरिटी होगा कि मैं लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल लिवरेज दे पाऊँ। अब वो फाइनेंशियल लिवरेज मैं देना चाहता हूँ इन फॉर्म ऑफ रिबेट इन होल्डिंग टैक्स। ओके, आपका अपना घर है, वहां पे भी आपको होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ रहा है, सब्सटैंशियल अमाउंट होता है। किसी भी, अब मेरा घर है बट मेरी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे होल्डिंग टैक्स पे करना ही करना है। जो दूसरे जगहों में एग्रीकल्चरल लैंड है, सुदूर क्षेत्र में, जो नगर निगम के अंदर आते हैं लेकिन उनको नगर निगम का कोई फैसिलिटी नहीं है, वो तो पंचायत के बराबर है, उनसे होल्डिंग टैक्स हम लोग ले रहे हैं और उनको फैसिलिटी के नाम पे 0 है। मतलब हमें उनको जस्टिफिकेशन कैसे आंख मिलाते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे 100% रिबेट इन होल्डिंग टैक्स करने जा रहा हूं
कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कोई भी होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा अगर हमें ये अथॉरिटी मिल जाती है। अब है कि अगर होल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे तो एक रेवेन्यू लॉस है जी। तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस हैं, वो मैं आगे क्वेश्चन में या फिर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ इस टाइम पे, वो हमारे मतलब पूरे प्लानिंग का पार्ट है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि फुटपाथ होना चाहिए, साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कोई भी गेस्ट आते हैं धनबाद में, फिर चाहे वो मंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी हो, तो सबसे पहली लाठी जो है ये अवैध अतिक्रमण पर पड़ती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो धनबाद नगर निगम की ओर से जो है वेंडिंग जोन भी बनाए गए हैं, लेकिन सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ फेलियर है नगर निगम के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है उसका, और इसका समाधान आप कैसे करेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी जब गेस्ट आते हैं तो फुटपाथ विक्रेता जो हैं उन्हें हटा दिया जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस लाइन के इलाके में जितने भी फुटपाथ विक्रेता रहे वो धनबाद नगर निगम के आगे भी उन्होंने धरना दिया और दुकानें मांगने की कोशिश की, जगह मांगने की कोशिश की है उन लोगों ने। तो इन चीज़ों का समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो मैं ये क्वेश्चन बहुत लेजिटिमेट है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस पे बहुत सारी मीम्स बनी और बहुत मजाक भी बनाया गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का विजिट था जी। और उस वक्त लगा कि हमारा शहर, धनबाद शहर, वो है ही नहीं जिसे हम हर दिन देखते हैं जी। हमारी सड़कों के डिवाइडर्स पेंट हो गए, हमारे दीवारें पेंट हो गई, कलर नया नया आ गया, तो ये हर दिन क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अब ये है कि जो वेंडर्स हैं उनकी जीविका चलती है वहाँ पे जी। उन्हें हमें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देना है। वेंडिंग जोन्स बने, बट वो इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि आपने वेंडिंग जोन के नाम पे बस एक जगह आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहाँ है? अगर मैं हीरापुर में, जहाँ आप ये कहिए जैसे बजरंगबली का जो मंदिर है रंधेरवा चौक के पास, जब वहाँ जाते हैं वहाँ पे एक राइट साइड में एक शायद सब्जी मार्केट टाइप कुछ है। आप वो सोचिए कि वहाँ पे दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस करने में इतनी डिफिकल्टी होती है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे कुछ परचेजिंग करने के लिए? अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके साथ एसोसिएटेड फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट सब वेस्ट हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे मैं मॉरिशस में रहा 3 साल या ऐसे रहा, वहाँ पे जो फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट था, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उन्होंने प्रॉपर स्टैंड्स बनाए हुए हैं। लोग वेजिटेबल लेके आते हैं, उन स्टैंड्स पे रखते हैं, और जितनी बड़ी वो वेजिटेबल मार्केट है उससे 4 टाइम बड़े साइज का वहाँ की पार्किंग है। आप पार्किंग में अपनी कार खड़ी करते हैं, वहाँ से फुटपाथ है, आप उस फुटपाथ से हार्डली 50 मीटर 100 मीटर, अगर ज़्यादा भी हो कोई बात नहीं है, फुटपाथ आपके पास है, आप चल के जाइए और वहाँ से उस वेंडिंग जोन से आपको जो भी खरीदना है खरीदिए, पार्किंग में आइए, वहाँ से चले जाइए। अगर मैं वो वेंडिंग जोन बना दूं और पार्किंग ना बनाऊं तो ऑब्वियसली वो वेंडिंग जोन फेल है। तो मेरी ये भी एक सजेशन है हमारे अपने प्लानिंग में कि इस तरह के वेंडिंग जोन डेवलप किए जाए, बट वेंडिंग जोन के साथ में पार्किंग की फैसिलिटी हो। अगर ग्राउंड लेवल पे पार्किंग नहीं मिलती है तो हम पार्किंग को लेवल 1 लेवल 2 मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। हमें क्यों ज़रूरत है कि हम लोग हर चीज़ ग्राउंड पे ढूंढें? हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखने चाहिए। हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं, तब ये वेंडिंग जोन अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुकानदार सारे एक जगह पे बैठेंगे। सड़कों पे अगर वेंडर्स नहीं खड़े होंगे तो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी तो पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, डीआरएम ऑफिस के ऑपोजिट में कुछ सब्जी विक्रेता भी बैठते हैं। पहले वहाँ पे कोई 1 या 2 बैठता था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये शायद पिछले 4, 5, 6 महीने की बात है। 1 या 2 बैठते थे, जब लगा कि यहाँ पे भी एक पोटेंशियल मार्केट है, अब वहाँ पे 10 से ज्यादा बैठते हैं। अब उसके ऑपोजिट में पूरा का एक फ्रूट मार्केट टाइप खुल गया है। अब सोचिए, वो ऑलरेडी रोड रेलवे स्टेशन जाने के लिए इतना कंजेस्टेड है, और हमने उस सिस्टम को वहाँ पे पनपने दिया। हम उनके लिए क्यों नहीं एक ऐसा जगह आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे वो लोग जाके प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज जो भी हैं, सब्जी है, फल है, उसको वहाँ बिक्री कर सके। और एक पार्किंग एरिया, वहाँ पे कमी तो है नहीं जगह की, उस एरिया में वहाँ एक पार्किंग डेवलप कर ले और उस पूरे मार्केट टाइप वहाँ पे शिफ्ट कर ले। ऐसे स्ट्रैटेजिक जगहों पे हमें करना चाहिए। रेलवे स्टेशन का एक्सेस, मैं कहता हूं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा अगर आपको सुबह 9:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ना हो रांची के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको कार से पहुंचना है तो आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का समय लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप 2 व्हीलर से जाइए तो आप समय पे पहुंचेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशंस जो है ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्व होते हैं। जी,
अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जो छोटे दल होते हैं, जैसे कि JLKM जो है ये काफ़ी वृहद रूप में नेशनल लेवल में अभी नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, छोटा दल मैं कह रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो छोटे दल जो होते हैं उन पर आरोप लगता है कि उनके पास शासन का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस आलोचना का जवाब आप अपनी उम्मीदवारी के संदर्भ में कैसे देना चाहेंगे? हमारे दल को छोटा समझते हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज, हमें लगता है कि ये बहुत छोटी सी पार्टी है, एक तो विधायक है, बट ये भी समझना पड़ेगा कि हमने 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टक्कर दी है, 12 लाख से ज़्यादा हमें वोट्स मिले हैं, जन समर्थन हमारे पास है, तो अब हम छोटे तो नहीं हैं। बिल्कुल नेशनल लेवल पे हमारी चर्चा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमारा नाम तो दिल्ली में भी बचता है। तो बिल्कुल, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि JLKM जो है ये सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है, तो अब इस बात का जवाब आप कैसे देना चाहेंगे सर? तो वही मैंने एग्जांपल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भी यूथ मैनिफेस्टो का जो फोरम था वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि JLKM का पर्सपेक्टिव क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर, और एज यूथ क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूथ मैन पावर या यूथ वर्कफोर्स की परसेंटेज देखेंगे तो इंडिया इज हाईएस्ट इन दैट। तो हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री की जीडीपी में, अपने राज्य के जीडीपी में, अपने शहर के जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दिल्ली तक हमारी चर्चा होती है हमारी पार्टी की। और बाकी अब ये आपने बताया कि एक चैलेंज हो सकता है जब लोग कहते हैं कि हमारे पास शासन का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं हमारे पास शासन का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमारे पास सिस्टम को चलाने की बुद्धिमत्ता, क्षमता सब कुछ रखते हैं। जब मैंने बताया कि हमारे, अगर मैं अपनी ही बात करूं सिर्फ क्योंकि यहाँ मेरी कैंडिडेचर की बात हो रही है, तो मेरे जो कुलीग्स, इस तरह के जो IAS ऑफिसर्स हैं या उस तरह के लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी बनती है, अब शायद उनको भी काम करने में मजा आएगा कि मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक समझदार इंसान के साथ में, किसी एक एजुकेटेड इंसान के साथ में, किसी एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा हूं। तो हो सकता है कि कल को जब कोई नगर आयुक्त होंगे तो वो भी एक देखेंगे कि अगर मुझे जिस पॉलिटिकल पावर के साथ काम करना है, वो ही इज नॉट ओनली एन पॉलिटिशियन, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज मच मोर देन दैट। सर, देखा जाए तो धनबाद को देश की कोयला राजधानी के नाम से जानते हैं, तो आपके हिसाब से धनबाद की वर्तमान स्थिति क्या है और आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं? ये तो पूरा भारत देश जानता है कि धनबाद कोयला राजधानी के नाम से जानी जाती है। हमारा झारखंड पूरे राज्य की 40% खनिज संपदा प्रदान करता है और 27% कोल, मोर देन 25% आयरन ओर, इवन यूरेनियम, ये सारी चीज़ें झारखंड से जाती हैं। बट अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं, जो संयुक्त राष्ट्र के कुछ मापदंड हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ इंडेक्सेस हैं, जिसमें कुछ क्रिटिकल की चीज़ें हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है। अगर 11 की बात करूं तो वो सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करता है कि आपके सिटी वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, पोल्यूशन फ्री हो। या फिर 13 पे आते हैं जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। इन सारे स्टैटिस्टिक्स में अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो झारखंड कहीं ना कहीं 28 राज्यों में 27 या 28 या 26 या कहीं उस पायदान पे रहता है, मतलब निचले पायदान पे, सबसे नीचे वाले पायदान पे होता है। जब हम पूरे देश को हम उन्नति प्रदान कर रहे हैं, जब हम पूरे देश को बिजली दे रहे हैं, इतने आयरन ओर दे रहे हैं, दूसरी जगह डेवलप हो रहे हैं, बट हमारा राज्य, हमारा शहर डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पोल्यूशन की वजह से देखिए, माइंस और इन पोल्यूशन की वजह से जो नुकसान है वो यहाँ का एक लोकल रेसिडेंट झेलता है। ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो गई या फिर लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। आप देखिए CMC वेलोर जाने वाली ट्रेन जो LFP एक्सप्रेस है वो धनबाद से फुल होके चलती है, आपको सीट नहीं मिलते। मतलब क्रिटिकल डिजीजेस सारे यहाँ के लोग झेल रहे हैं, बेनिफिट बाहर मिल रहा है या दूसरे राज्यों में बेनिफिट इसका पहुंच रहा है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना
और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नॉट मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सिर्फ सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हो, वो धनबाद में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग इस प्रदूषण को हर दिन झेलते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, चाहे हमें वो रीप्लांटेशन करना पड़े, ट्रीज लगानी पड़े, या फिर हमें पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट बनाना पड़े, सेफ जोन बनाना पड़े, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर मैं यूके की फिर से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय रहा हूँ, मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया है, तो वहाँ पे अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं या फिर कंजेशन प्राइसिंग लगाई जाती है कि अगर आप उस एरिया में एंटर करेंगे तो आपको कंजेशन फीस देना होता है, या आपको उस एरिया में अल्ट्रा लो एमिशन जोन में जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना अपग्रेडेड नहीं है कि हम आपसे डायरेक्ट चार्ज कर पाएँ बेस्ड ऑन नंबर प्लेट, बट दूसरे कंट्रीज या दूसरे सिटीज़ क्लाइमेट को लेकर इतने सेंसिटिव हैं। बट हमारा जो इंडेक्स है, हम लोग चाहे झारखंड हो या धनबाद हो, हम लोग हमेशा निचले पायदान पे रहते हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज सारे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन रिसोर्सेज का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो, उसका बेनिफिट हमारे राज्य और हमारे शहरवासियों को मिले, वो दूसरे राज्यों को क्यों मिले, और उसका जो दुष्प्रभाव है उसको मिनिमाइज किया जा सके। जी, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपको अगर निगम चलाने का मौका मिले बतौर मेयर, तो आलोचक से प्रशासक का ये जो सफर है, ये आप कैसे तय करना चाहेंगे, और क्या कुछ आपके मुख्य प्लान्स रहेंगे इसको लेकर? तो प्रिया जी, मैंने जैसे पहले काफ़ी सारे अपने प्लान्स डिस्क्लोज किए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो छूट जाता है, महिलाओं का, ट्रांसजेंडर्स का, बिल्कुल, बच्चों का, बुजुर्गों का। तो जैसे BRTS सिस्टम होती है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पूरे वर्ल्ड ओवर मुझे लगता है, अगर मेरी नॉलेज या स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं है, तो कोलंबिया में बोगोटा जो है वो वर्ल्ड की पहली BRTS सिस्टम है। कोलंबिया में मेरी एक फ्रेंड काम करती है वर्ल्ड बैंक के साथ में, और वो इस तरह के सिस्टम डेवलपमेंट पे काम करती है। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक पूरा का पूरा BRTS सिस्टम चलाता है। 2 कॉरिडोर चलते हैं, जिसको सिम्हाचलम ट्रांजिट कॉरिडोर कहते हैं, STC, और जिसको एक दूसरा कॉरिडोर है PTC, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा एक बस सिस्टम चलाता है, मॉडर्न सिस्टम। बॉम्बे म्यूनिसिपल की कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम रन करते हैं, और दूसरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस दूसरे शहरों में, चाहे सूरत हो, तो जब मैं अलग अलग शहरों में गया, देखा कि वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, उनका थॉट प्रोसेस बहुत वाइड, बहुत बड़ा विजन है उनका। जी। हमारे यहाँ पे विजन जो है वो नाली, गली, पेपर, इससे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी परेशानियों में फंसे रह जाते हैं। तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक दूसरी टीम हो, और आगे का विजन डेवलप करने के लिए दूसरी टीम हो। जी। तो हमारा प्लान है कि हम लोग विजन 2031 लॉन्च करना चाहते हैं, कि हमारे अगले 5 साल में क्या विजन होने वाले हैं। और जो मैंने कहा कि जिस वर्ग की मैं बात कर रहा था, वो ट्रांसजेंडर्स हो, वुमेन हो, बच्चे, उनके लिए पिंक बस टाइप की फैसिलिटी होगी, जिसमें फ्री ऑफ चार्ज होगा, या फिर टोकन मनी टाइप 2 रुपीज़ के होंगे, सो दैट हमें ये पता चले कि अगर 2-2 रुपए के टोकन कट रहे हैं तो पूरे दिन भर में कितने ऐसे पैसेंजर्स हैं जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके अलावा शहर में अगर देखेंगे तो टॉयलेट फैसिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। जो पुरुष हैं वो कहीं भी सड़क के किनारे, कहीं भी ग्राउंड में, कहीं भी टॉयलेट करते हुए पाए जाएंगे। लेडीज के लिए बड़ी समस्या है कि टॉयलेट जाए तो कहाँ जाए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे शहर में टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, चाहे वो आप ये देखिए कोटमोर के पास हो या फिर हीरापुर में ग्राउंड के अंदर हो, बट उनका एक्सेस, आपके पहुंचने की जगह, उनका सफाई, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की सेफ्टी, ताला हमेशा बंद होगा, और उसको आइडेंटिफाई करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक पिंक टॉयलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराना, ये एक हमारी प्रायोरिटी होगी, ताकि मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में कहीं पे उनको इस तरह की तकलीफ ना आए। वैसे दूसरी कंट्रीज़ में तो उन जगहों पे फीडिंग रूम्स भी होती हैं, बट ठीक है, मैं उस लेवल पे शायद न जा पाऊँ, लेकिन अगर जनता ये समर्थन देती है तो हो सकता है कि फीडिंग रूम्स और इस तरह का भी अरेंजमेंट हम लोग कुछ कर पाएँ। तो ये बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ऑलरेडी हमारे माइंड में है, और मुझे लगता है 5 साल का समय बहुत कम है इतना सारा काम करने के लिए, लेकिन इन सब की प्लानिंग करने के लिए मुझे लगता है 5 साल अच्छा रहेगा, और बहुत हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे हम लोग। आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मेयर चुनाव के लिए भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
तो ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार, जिन्होंने अपने पढ़ाई और अपने एक्सपीरियंस के बल पे ये वादा किया है धनबाद वासियों को कि धनबाद जो है आने वाले 2031 तक लंदन से कम नहीं होगा। जी हाँ, कई तरह के ऐसे इन्होंने वादे किए हैं, कई तरह के ऐसे प्लान्स हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि नाली गली सड़क से इतर भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे आम जनता को जानना जरूरी है और साथ ही साथ सवाल करना भी जरूरी है। और इन सभी बातों को लेकर ये आ चुके हैं मैदान में मेयर मैराथन में। अब देखना यह है कि धनबाद की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।